स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो इसके अंदर पूछा गया है वो पूछा गया है कि भाई अंतिम व्यय और मध्यवर्ती व्यय में अंतर बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु तो कोई भी लिख देगा, लेकिन अंतिम व्यय और मध्यवर्ती व्यय में आप कैसे लिखेंगे? तो आपको यहाँ पे ये लिख देना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे लिखेंगे अंतिम और यहाँ पे लिख देंगे मध्यवर्ती। पहला पॉइंट तो ये लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे मध्यवर्ती व्यय। आपको सबसे पहले तो ये लिख देना है कि भाई जीडीपी की गणना में इसको जो है शामिल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना है कि जीडीपी की गणना में इनको जो शामिल जो है इनको शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। अंतिम वस्तुओं पे जो व्यय किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अंतिम वस्तुओं पे किया गया व्यय अंतिम व्यय कहलाता है। और बेटा मध्यवर्ती वस्तुओं पे किया गया जो व्यय है वो आपका जो है मध्यवर्ती व्यय कहलाता है, ठीक है। अंतिम वस्तुओं पे जितने भी पैसे खर्च होते हैं वो अंतिम व्यय, मध्यवर्तियों पे जितने भी पैसे खर्च होते हैं वो मध्यवर्ती व्यय। जैसे अंतिम वस्तुएं शामिल होती हैं ऐसे ही अंतिम व्यय शामिल होता है। जैसे मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता, बिल्कुल इसी तरीके से जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती व्यय भी जो है वो शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। और आप चाहो तो एक उदाहरण भी आप अपनी तरफ से लिख के आ सकते हो, जैसे कि अंतिम व्यय का सभी एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिख दीजिए परिवार द्वारा खरीदी गई कार, ये लिख दीजिए, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल बन जाएगा आपका। और यहाँ पे आप लिख देंगे परिवार जो कार खरीदता है वो अंतिम होती है ना, और यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, क्या कहते हैं यहाँ पे लिख दीजिए कि बढ़ई द्वारा खरीदी गई लकड़ी, ये मध्यवर्ती का एग्जाम्पल आएगा आपका। हो गया, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था और 3 मैंने आपको बता दिए, 3 में से जो चाहे वो आप जो है इसके अंदर लिख सकते हो। और दूसरे केस के और वाले में गया था कि भाई स्टॉक और प्रवाह में अंतर बताइए, स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर होता है? तो बेटा हर वो चीज़ जिसको समय की एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है, जिसको भी समय के एक निश्चित बिंदु पे मापा जाता है वो चीज़ स्टॉक होती है, और जिसको भी समय अवधि में मापा जाता है वो बेटा प्रवाह होती है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा आप लिखेंगे कि ये जो है स्थैतिक होता है और ये जो है यहाँ पे गत्यात्मक होता है, डायनामिक होता है, गत्यात्मक, ठीक है। बाकी आप लिख देंगे कि इसका जो समय काल है इसका समय काल नहीं होता, और यहाँ पे लिख देंगे कि इसका जो समय काल है वो होता है। समय काल का मतलब होता है जिस भी चीज़ को हम महीने, साल, हफ्ते में मेज़र करते हैं उसको समय काल कहते हैं। भी उदाहरण लिखना चाहते हो तो उदाहरण भी लिख सकते हो बेटा। 2 नंबर वाले उसमें 2 ही लिखेंगे। अपना ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट नहीं करेंगे कि ज़्यादा पॉइंट लिख दूंगा तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, 2 घंटे में 13 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2 पॉइंट लिखोगे तब भी 2 ही नंबर मिलेंगे, 4 पॉइंट लिखोगे तब भी 2 ही नंबर मिलेंगे। तो अपना क्यों फालतू में टाइम और शीट को और स्याही को ख़राब करना। तो ये हो गया आपका अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि एक अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि से आय में जो वृद्धि है वो निवेश में वृद्धि से 3 गुना अधिक होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को जो है ज्ञात कीजिए। बेटा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको जब तक इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तब तक बेटा आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। उसने क्या बोला है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसने बोला कि मैंने आपको बताया कि जैसे अभी हम वो जो निवेश गुणक की प्रक्रिया जो हम पढ़ रहे थे, तो निवेश गुणक की प्रक्रिया के अंदर हमने क्या पढ़ा? निवेश गुणक की प्रक्रिया के अंदर हमने ये पढ़ा कि अगर निवेश किया जाता है तो निवेश से आय में वृद्धि होती है। अगर निवेश किया जाता है तो निवेश से जो है आय में वृद्धि होती है। तो कह रहा है हमने निवेश किया
और निवेश में वृद्धि करने से क्या हुआ, आय में निवेश से 3 गुना ज़्यादा वृद्धि हो गई। आय में निवेश से 3 गुना ज़्यादा वृद्धि हो गई। अब इस चीज़ को आपको क्या करना है, इस चीज़ को आपको जो है मैथमेटिकली लिखना है बेटा। तो इस चीज़ को आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखिए उसने बोला बेटा कि आय में जो वृद्धि है ना, वृद्धि को डेल्टा से डिनोट करते हैं। आय में जो वृद्धि है वो निवेश में जितनी भी वृद्धि हुई थी उससे 3 गुना ज़्यादा है बेटा। तो इस चीज़ को आप कैसे वो करेंगे, देखिए शुरू में निवेश कितना था, शुरू में निवेश तो इतना था डेल्टा आई। आय निवेश में जितनी भी वृद्धि थी, देखिए क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से 3 गुना अधिक होती है। तो भाई 3 गुना अधिक होती है, उस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, 3 डेल्टा आई। इस चीज़ 3 गुना अधिक होती है, किससे, 3 गुना किससे, जितना निवेश था उससे। अब इसका गुणांक बेटा 1 है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसका गुणांक 1 होता है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये 1 और ये 3, तो ये हो गया 4 डेल्टा आई। ठीक है, तो ये हो गया बेटा डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई इज इक्वल टू 4। अब मैंने इसको जब बेटा ध्यान से जब मैंने देखा तो मैंने देखा यार ये तो यार के का फॉर्मूला होता है। ये देखो के की शक्ल के फॉर्मूले में आ गया। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि के की वैल्यू क्या है। यहाँ से मुझे पता चल गया कि के की वैल्यू जो है वो बेटा 4 है। उनने बोला था भाई MPC निकाल। अब तो हलवा क्वेश्चन हो गया बेटा। k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, 4 इज इक्वल टू 1 में MPC। ठीक है, एंड 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1 में 4। ठीक है, 1 माइनस MPC इज इक्वल टू क्या कहते हैं, 4 को डिवाइड करना है 1 से। तो 0.04 2 जा 8, 2 इधर आ जाएगा, 4 5 जा, तो ये आ जाएगा बेटा 0.25। ठीक है, इसको मैंने काट दिया। देन 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू MPC एंड इट विल बी 0.75 इज इक्वल टू MPC। ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। बस बेटा यहाँ पे सारा का सारा जो लफड़ा है वो ये है, ये कि जो वो लाइन बोली गई है कि निवेश में वृद्धि से आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि की 3 गुना है। तो उस चीज़ को इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये आय में वृद्धि, ये प्रारंभिक निवेश जितना था उसकी वृद्धि निवेश में वृद्धि से जो है निवेश में वृद्धि से जो है वो 3 गुना होती है। ठीक है जी, ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब इसके और में आ जाते हैं। इसके और में जो है एक न्यूमेरिकल और दे रखा है। इसमें दे रखा है बेटा आपको, यहाँ पे आपको बचत फलन गिवन है। तो बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप इस बात को घोल के पी जाइए। या जो क्वेश्चन आएगा ना, अगर बेटा आपको बचत फलन गिवन है तो आपको कंडीशन लगानी है S इज इक्वल टू आई की, और अगर आपको उपभोग फलन गिवन है तो बेटा आपको कंडीशन लगानी है y इज इक्वल टू C प्लस आई। बस ये दोनों में से ही क्वेश्चन आएगा, गारंटीड है। तो अभी मेरे को बचत फलन गिवन है तो मैं S इज इक्वल टू आई की कंडीशन लगाऊंगा और जो भी उसने बोला होगा सब निकल जाएगा। तो देखते हैं, माइनस का 400 प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 50 लिख देता हूँ मैं। और आई कितना दे रखा है बेटा, आई 5000 अर्थव्यवस्था संतुलन में है जब आय 5000 है। यहाँ पे आय दे रखी है आपको बेटा 5000। ठीक है, आय कितनी दे रखी है, आय यहाँ पे आपको 5000 दे रखी है, वाई आपको कितनी दे रखी है 5000। तो यहाँ पे हम आई को ऐसे ही रहने देते हैं बेटा, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या बोला क्वेश्चन में बेटा, निवेश व्यय निकालिए। तो देखते हैं बेटा, आपको क्या करना है, 400 प्लस 0.50 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू को प्लॉट कर देते हैं। 5000 इज इक्वल टू आई, दशमलव हटाएंगे 0, 2 0 से 2 0, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका 400 प्लस 0.50 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू आई।
देन इट विल बी, यहाँ से आ जाएगा 10 से 10, ठीक है, और 10 से 10, 10 से 10, तो ये हो जाएगा आपका 400 प्लस 25 इज इक्वल टू आई। तो हाँ बोलिए। भैया बट्टे में 100 कैसा है? बट्टे में 100 जो है कैसे आया, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे वो था ना, हाँ बोलिए क्या हो गया, 0 पॉइंट क्या हो गया, 2 बार क्या हो गया, हाँ। 1 मिनट रुकिए, देखिए 1 मिनट दोबारा से करते हैं, 1 मिनट गलती हो गई शायद। s इज इक्वल टू आई था, s की वैल्यू जो दिया है माइनस का 400, यहाँ दे रखा है माइनस का 400 प्लस 0.5 y, 0.5 है या 0.50 है, एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इज इक्वल टू आई, ठीक है। लो मैं 50 लिख देता हूँ। अब जो है माइनस का 400 प्लस 0.50 मल्टीप्लाई y कितना दे रखा है, y आपको दे रखा है 5000, ठीक है, तो 5000 इज इक्वल टू आई। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 2 0 आ जाएंगे और 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ गलती कर रहे थे हम, 400 इज इक्वल टू प्लस 50 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू आई। अब क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा 400 प्लस 25 2500 इज इक्वल टू आई, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2100 इज इक्वल टू आई, ये आ जाएगा आपका आई। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया 2100। अब कहता है स्वायत्त उपभोग बता भाई, स्वायत्त उपभोग कितना है। स्वायत्त उपभोग का मतलब क्या होता है, स्वायत्त उपभोग का मतलब होता है सी बार, ये आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, s इज इक्वल टू माइनस का 400, s इज इक्वल टू माइनस का 400 प्लस 0.50 बाय, ये होता है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, ये s बार होता है ना, ये हमने सीखा है ना, ये s बार होता है। तो बेटा c बार कितना हो जाएगा, c बार 400, c बार हमेशा पॉजिटिव में रहता है भाई। इसको कंपेयर जब करेंगे, s इज इक्वल टू माइनस का s बार प्लस MPS y, तो MPS की वैल्यू ये और s बार की वैल्यू ये, तो बेटा c बार और माइनस का s बार बराबर होते हैं ना, c बार हमेशा पॉजिटिव में रहता है और s बार हमेशा नेगेटिव में रहता है। तो ये कुछ भी पूछ सकता है आपसे, c बार s बार, तो c बार भी आ गया। अब कह रहा है निवेश गुणक भी बता भाई, निवेश गुणक का मतलब k होता है बेटा। तो तीसरे पार्ट में MPS आपको दे रखा है 0.5, ठीक है, 5 और 50 एक ही चीज़ होती है, तो k कितना हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन में MPS इज इक्वल टू 1 अपॉन में 0.5, देन इट विल बी, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा बेटा आपका आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि भारत उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये कहता है, जहाँ आपको जो है ये भी लिख के आ सकता है, किन्स के इसको किन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी कह सकते हैं, ठीक है, ये भी एक ही चीज़ होती है बेटा। आपको ये ध्यान रखना है, ये कहता है कि भाई आय, देखो इसको मैं बहुत इससे समझाता हूँ, आय में बढ़ने की जो प्रवृत्ति है ना, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता है, ठीक है। देखो इससे आप समझोगे, इनकम बढ़ने, ये आय है बेटा, तो आय में बढ़ने की जो प्रवृत्ति, आय बढ़ने से उपभोग बढ़ता है, लेकिन आय बढ़ने से उपभोग तो बढ़ेगा, लेकिन आय में बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, जो दर है, वो बहुत ही ज़्यादा होगी उपभोग से। आय में मैंने 3 तीर लगाए हैं, जबकि उपभोग में मैंने जो है केवल एक ही तीर लगाया है, ठीक है जी। तो इसी को उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं कि इनकम बढ़ने से उपभोग बढ़ता है, लेकिन इनकम में वृद्धि की जो दर है वो ज़्यादा होगी उपभोग से, इसी को उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं। अब जो है, अब बात करते हैं बेटा भारत के स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। इसके अंदर आपको क्या लिखना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, भारत का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3 टायर होते हैं, ठीक है। पहला आता है टायर 1, फिर आता है टायर 2
बुक का क्वेश्चन है बेटा पूरा का पूरा। और फिर आता है टायर 3। 3 तरीके के टायर होते हैं। टायर 1 के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, टायर 2 के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, और टायर 3 के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, ये बेटा आपको बहुत ही अच्छे से जो है, ये आपको बहुत ही अच्छे से बेटा पता होना चाहिए। तो आप इसके अंदर लिखेंगे, इसमें जो है PHC और CHC, PHC और CHC और सब सेंटर्स, ये क्या होता है, इसको गोली मारिए, ठीक है। ये PHC की फुल फॉर्म क्या है, CHC की फुल फॉर्म क्या है, आपको इसको कुछ ध्यान नहीं रखना बेटा। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, जितने भी छोटे मोटे अस्पताल्स होते हैं जहाँ पे केवल एक डॉक्टर होता है और कुछ नर्सेज होती हैं और कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं उपलब्ध कराते हैं, लाइक टीका वीका लगाना, उनको जो है बेटा हम क्या कहते हैं, उनको जो है, और हेल्थ के रिगार्डिंग लोगों को एजुकेट करना, ट्रेन करने का काम करते हैं, इसको टायर 1 के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। इनके पास मोस्टली कोई ऐसे जो ऑपरेशंस वगैरह करने के लिए जो मशीनें वगैरह, उपकरण वगैरह होते हैं, वो इनके पास नहीं होते हैं बेटा। टायर 2 की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो है बेटा उन ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड किया जाता है जो भाई ECG का काम करते हैं, एक्सरे का काम करते हैं, इनके पास ECG की, एक्सरे की, सर्जरी की, जिनके पास ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उसको इस कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाता है। और टायर 3 के अंदर बेटा वो जैसे कि एम्स है, ठीक है, जैसे कि एम्स है, टायर 3 के अंदर उन हॉस्पिटल्स को इंक्लूड किया जाता है जिनके पास हर तरीके के इक्विपमेंट, बड़ी बड़ी मशीनें जो भी ऑपरेशंस करने के लिए चाहिए होती हैं, वहाँ पे सारी अवेलेबल होती है। जैसे कि एम्स, जिस चीज़ का इलाज कहीं नहीं होगा उस चीज़ का इलाज बेटा यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे हर ऑपरेशंस के लिए जो जो मशीनें, बड़े बड़े इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे जो हैं अवेलेबल होती हैं। ये एक विशाल बड़े लेवल के जो हैं अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स यहाँ पे आपको जो है डॉक्टर रेफर्स करते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आती है बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 4 में, इसके एक और में बेटा ये डेटा का क्वेश्चन दे रखा है। तो इस डेटा के क्वेश्चन के अंदर आपको बच्चों को दिक्कत आ रही है कि भाई इसको लिखना कैसे है यार, इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ पे आपको एक डेटा दे रखा है जिसमें आपको जो है, यहाँ पे जो है एक आपको ये डेटा का क्वेश्चन दे रखा है। तो इस डेटा के क्वेश्चन को किस तरीके से जो है, इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरीके से देनी है, ये आपको समझना है। पहले इस डेटा के अंदर आपको दे क्या रखा है, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट ढांचा दे रखा है भारत का, कि लोग 1950-51 में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में कैसे कैसे काम कर रहे थे, ठीक है, कितना % प्राथमिक में, कितना द्वितीयक में और कितना तृतीयक में काम कर रहा था। और वहीं 2009-2010 की बात करें तो अब कितना पोर्शन काम कर रहा है। जैसे कि 1950 में प्राथमिक क्षेत्र में जो है बेटा 72% जो है वो कृषि पर आधारित था, अब भी 47% कृषि पर आधारित है। पहले 10% था, अब 18% है, पहले 17% था, अब 23% है। तो बेटा आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है इसके अंदर। बहुत बड़ा चेंज कब होता बेटा, बहुत बड़ा चेंज तब होता जब उल्टा हो जाता। अगर बेटा मान लो यहाँ पे 17 हो जाता, ठीक है, यहाँ पे 72 हो जाता, ठीक है, यहाँ 17 हो जाता, यहाँ 72 हो जाता, एंड यहाँ पे कुछ 18 समथिंग कुछ हो जाता, तो ये एक बहुत ही मेजर चेंज बोलते हैं हम, कि भाई पहले हम कृषि पे आधारित थे, अब हम सेवा क्षेत्र पे आ गए। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा बेटा, ठीक है, ये 72 से थोड़ा कम हो गया और यहाँ का पोर्शन थोड़ा इधर आ गया, थोड़ा से थोड़ा, इतना ज़्यादा कोई चेंज हमको देखने के लिए नहीं मिला। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये तो इसका आंसर फिलहाल यहीं पे लिखा हुआ है कि भाई वेबसाइट जांचे में जो है थोड़ा सा साधारण आपको केवल इतना डेटा मिलेगा, ठीक है, आपको केवल इतना डेटा मिलेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आपको जो है क्या करना है बेटा, ऐसे क्वेश्चनों को बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको जो है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। जो आपको डेटा गिवन होता है उस डेटा आपकी एक्सप्लेनेशन के अंदर वो डेटा जो है आना चाहिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि दिए गए आंकड़ों के अनुसार 1950-51 में प्राथमिक क्षेत्र के अंदर पहले जनसंख्या का या कार्यबल में 72% पॉपुलेशन जो है 72.72% पॉपुलेशन प्राथमिक क्षेत्र में थी, परंतु यह घटकर जो है अब 47.6% जो है रह गई है।
वहीं अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो 1950 में पहले कार्यबल का प्रतिशत द्वितीय क्षेत्र में 10% था और अब जो है ये बढ़कर 18.2% जो है वो हो गया है। ठीक है। एंड तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र के अंदर पहले इतना था और अब इतना हो गया। पहले तो जो डेटा दे रखा है वो डेटा आपकी एक्सप्लेनेशन में आना चाहिए सबसे पहली बात तो। ठीक है। तो आगे एक्सप्लेनेशन के अंदर अब आपने लिख दिया कि भाई यहाँ पे बढ़ा यहाँ पे घटा। अब जो है बेटा अब आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा कोई मेजर चेंज यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पे आपको अब बस क्या लिख देना है कि अब भी भारत के अंदर जनसंख्या का एक लार्ज पोर्शन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में अभी भी कार्यबल का बहुत ही कम पोर्शन लगा हुआ है। इसका मुख्य कारण जो है वो रोजगार में कमी है, रोजगार के अवसर नहीं है, इसलिए जनसंख्या का एक लार्ज पोर्शन जो है वो कृषि क्षेत्र में जो है लगा हुआ है। तो इसको जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ये कह सकते हैं कि भाई इस चीज़ को देखते हुए आज हमें आज़ाद हुए जो है इतने साल हो चुके हैं और इस चीज़ को देखते हुए भी अभी तक हम कृषि पर ही आधारित हैं, जबकि हमारा सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर वहीं का वहीं है, अभी ज़्यादा कोई डेवलप नहीं हुआ है। तो भारत अभी जो है विकसित नहीं हुआ। भारत को हम विकसित नहीं कह सकते। भारत को विकसित तब कहते जब अपना सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ये सारी चीज़ें भी जो हैं डेवलप हो पाती। ठीक है। तो ये भी डेवलप नहीं हुआ है पूरी तरीके से। इसको हम डेवलप तब बोलेंगे जब द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। बेटा जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ये वाला मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये चौथे में ऐसी और में आएगा, गारंटीड है बेटा, और रोजगार का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप यही वाला क्वेश्चन बेटा अटेंड करना। इसके ऊपर चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर इसके जो ऊपर वाला लिखा है अगर आप श्योर हो हाँ मेरे को तो ये आता है, इसका आंसर तो मैं पढ़ के गई हूँ, रटा हुआ है मेरे को, तो आप वो कर लीजिए। अगर आपको वो नहीं आता, आप क्या होगा मैं बना के लिखूंगा उसको, तो बेटा उसको मत करना, इसी को ही करना। ये बेटा आपके लिए फ्री के नंबर हैं, ये फ्री के नंबर हैं, यहाँ नंबर कटेंगे ही नहीं। आपको बस इस डेटा को ही तो लिखना है। अबे बस यही तो लिखना है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर इतने से इतना हो गया, द्वितीयक में इतने से इतना हो गया, तृतीयक में इतने से इतना हो गया, इतना भी लिख दोगे काम खत्म है। थोड़ा बहुत अपनी तरफ से बना के लिख देना कि भाई प्राथमिक क्षेत्र में इसको शामिल किया जाता है, द्वितीयक में इसको, तृतीयक में इसको। तो यहाँ तो नंबर कटने के कोई चांस ही नहीं है बेटा। तो अगर इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसा कोई मिल जाए जो आपको नहीं आता, ऊपर चौथे क्वेश्चन में हेल्थ का ही क्वेश्चन आएगा, तो अगर हेल्थ वाले चैप्टर से कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आता, तो आप इसी को ही अटेंड कीजिएगा। यहाँ पे नंबर नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे और नहीं कटेंगे। आप जो मर्जी एक्सप्लेनेशन लिख दो, नहीं कटेंगे नंबर। बस आपको उस एक्सप्लेनेशन में डेटा आना चाहिए, जैसे मैंने आपको समझाया है। पहले डेटा को लिख देंगे और उसके बाद थोड़ी बहुत 12 साल में इतना तो पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत स्पीच डिस्पीच करके अपना हिंदी लिखनी है, कोई ज़्यादा वो नहीं लिखनी। जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको डेटा दिया गया है, रोजगार का ही डेटा दे रखा होगा, तो उसके रिगार्डिंग 1-2 लाइन अपनी तरफ से बना के लिख देंगे। आपको बहुत ही ईजिली बेटा 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, 3 नंबर का भी नहीं है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको, अगर स्वास्थ्य पे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको नहीं आता, तो आप बेटा वही वाला क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन 5 में बोला गया है आधारिक संरचना उत्पादकता में वृद्धि करती है। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या क्वेश्चन आएगा ध्यान से सुन लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर या तो क्या होता है उसके प्रकार बताइए, या तो ये क्वेश्चन आएगा, या ये दोनों एक दूसरे पे कैसे निर्भर होते हैं, या ये क्वेश्चन आएगा, या बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो महत्व है वो आएगा। तो ये जो पॉइंट है आधारिक संरचना उत्पादकता में वृद्धि करता है, बेटा उसके अंदर महत्व के अंदर ना, जब आप बुक से पढ़ेंगे महत्व को बेटा घोल के पी जाइए। ठीक है। उसके अंदर जो है बेटा 8 पॉइंट है, 8, और उसी का ये पहला पॉइंट है, उत्पादकता में वृद्धि करता है आधारिक संरचना। तो या तो बेटा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं कि कभी पहला पॉइंट पूछ रहा है, कभी दूसरा पॉइंट पूछ रहा है, जैसे आधारिक संरचना निवेश को प्रोत्साहित करता है, आधारिक संरचना आउटसोर्सिंग को प्रोत्साहित करता है, आधारिक संरचना कार्य कुशलता में वृद्धि करता है, आधारिक संरचना बाजार के आकार को बढ़ाता है। तो जो उसके महत्व के जो पॉइंट है ना, वो ही क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। तो वो जो महत्व है वो आप घोल के पी जाइए बेटा। तो ये भी महत्व का ही पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 5।
आपको इसके अंदर क्या बताना है, जब आप पढ़ेंगे बेटा बुक से, आपको इसके अंदर ये बताना है कि भाई चाहे प्राथमिक क्षेत्र हो, चाहे बेटा द्वितीयक क्षेत्र हो, या चाहे बेटा तृतीयक क्षेत्र हो, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक हर सेक्टर के अंदर क्या है बेटा, हर सेक्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अपना रोल प्ले करता है। जैसे प्राथमिक के अंदर कृषि आती है, अगर कृषि के अंदर बेटा सिंचाई के साधन ही ना होते तो क्या कृषि के अंदर उत्पादकता में वृद्धि हो पाती? नहीं हो पाती, अगर सिंचाई के साधन ही नहीं होते। द्वितीय क्षेत्र के अंदर जो मशीनें होती हैं वो बिजली से चलती हैं, ऊर्जा से चलती हैं, पावर से चलती हैं। अगर ऊर्जा ही नहीं होती तो क्या द्वितीय क्षेत्र काम कर पाता? नहीं कर पाता। तृतीय क्षेत्र के अंदर सेवा उद्योग आते हैं, टूरिज्म सेक्टर इसके अंदर आता है। आज हम बेटा एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह हवाई जहाज रेल के माध्यम से क्या करते हैं, बहुत ही ईजिली ट्रैवल कर लेते हैं बेटा। तो ये यातायात, ऊर्जा, ये सब चीज़ें क्या हैं बेटा, ये सब चीज़ें आधारिक संरचना है, ये सब चीज़ें हैं, इसलिए ये सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। अगर ये सब नहीं होंगे तो इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ सकती। तो बेटा मैं ये कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, इसका जो महत्व है ना वो बस बेटा आप हाथ पे ही रखिएगा, घोल के पी जाइएगा। अब हाथ पे रखने का मतलब क्या है वो आप समझ जाइएगा, ठीक है। वो बेटा आने ही आना है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, आधारिक संरचना क्या होती है, या तो उसका महत्व के पॉइंट आ रहे हैं, या तो पूरा महत्व भी पूछ लेता है कि आधारिक संरचना आर्थिक विकास में योगदान देता है, या उसके पॉइंट जो है महत्व के वही क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। तो उसके अंदर आपको क्या क्या एक्सप्लेनेशन देनी है वो घोल के पी जाइए। या आर्थिक आधारिक संरचना, सामाजिक आधारिक संरचना क्या होती है और ये एक दूसरे पे कैसे निर्भर है। प्री बोर्ड में कौन सा वाला, एक दूसरे पर कैसे हाँ निर्भर है, ये एक दूसरे पे कैसे निर्भर है, ये वाला क्वेश्चन प्री बोर्ड में आ गया था लड़कों के। तो आपको ये लिखना है आर्थिक के अंदर क्या क्या आते हैं। आर्थिक के अंदर मैंने बोला भाई रोड, ब्रिज, सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, रोड, ब्रिज, सड़कें, यातायात, और क्या कहते हैं संचार सुविधाएं, ये सब चीज़ें आती हैं। मान लो किसी देश के अंदर ये सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, बहुत बढ़िया रोड है, बहुत बढ़िया ब्रिज, सड़कें, यातायात, संचार, नेट, इंटरनेट, बहुत बढ़िया है सब कुछ। लेकिन सामाजिक के अंदर क्या आता है, सामाजिक के अंदर आता है बेटा शिक्षा, सामाजिक के अंदर आता है शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर बेटा, और ये है ही नहीं, ये बहुत बढ़िया है और ये है ही नहीं, तो बेटा जहाँ पे लोग शिक्षा ही नहीं है, अनएजुकेटेड लोग हैं, हेल्थ ही नहीं है लोगों की, अबे तो इनका क्या करेंगे फिर। बिना सामाजिक के आर्थिक का कोई काम नहीं है। और अगर मान लो ये है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लेकिन ये नहीं है, वहाँ के लोग बहुत एजुकेटेड हैं, हेल्थ वगैरह बहुत बढ़िया है, लेकिन वहाँ पे ना रोड है, ना ब्रिज है, ना सड़कें, यातायात, संचार, इंटरनेट, कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे भाई ऐसी शिक्षा और ऐसे हेल्थ का, जब वहाँ पे उस देश के अंदर ये सुविधाएं नहीं है। तो ये एक देश के आर्थिक विकास के लिए दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, बिना एक कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। तुझे मेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, वो वाला गाना है ना, वो वाला तुझे मेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, बस वही गाना यहाँ पे फिट होगा। आर्थिक को सामाजिक की, सामाजिक को आर्थिक की ज़रूरत है, ठीक है। और टी आर जैन में पूरी अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, जो मैंने यहाँ पे बताया है वही वहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे से आप वहाँ पे पढ़ सकते हो कि 3 नंबर का आप इसमें 2 नंबर का क्या लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो ये बेटा आपके 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पे हो गए हैं। प्रकार दोनों एक दूसरे पे कैसे निर्भर हैं, या तो बेटा महत्व, और महत्व के जो पॉइंट हैं वो इंडिविजुअली आ रहे हैं क्वेश्चन बन के, तो महत्व तो घोल के पी जाइएगा, हाथ पे ही रखना है बिल्कुल ऊपर वाली जेब में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आधारिक संरचना का महत्व पढ़ के जाइएगा। एक एक महत्व का जो एक एक पॉइंट है वो क्वेश्चन बन के आ रहा है, चाहे पहला पॉइंट हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, सारे पॉइंटों को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है किसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, किसको नहीं। पहले में लिखा हुआ है विदेशी को भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश। किसी फॉरेनर ने भारत की कंपनी में निवेश किया है, उसको डिविडेंड मिल रहा है, तो विदेशों को दिया जा रहा है ना, तो ये तो हम पहले ही माइनस करते हैं, को वाला माइनस करते हैं, से वाला प्लस करते हैं, तो ये बेटा भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। भारतीय को विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश, ये जो है ऐड होगा, विदेशों से कारक आय है। ऋण पत्र पर प्राप्त ब्याज, ये भी ऐड होगा बेटा, डिबेंचर पे मिलने वाला इंटरेस्ट ऐड होता है,
शेयर की खरीद, शेयर की बिक्री, डिबेंचर की खरीद, ये सब ऐड नहीं होता। लाभांश और ब्याज ऐड होता है। शेयरों के मूल्य में वृद्धि, शेयर की खरीद, शेयर की बिक्री, ये सब कुछ ऐड नहीं होता। लेकिन बस एक बात ध्यान रख लो, शेयर का लाभांश और डिबेंचर का ब्याज ये ऐड होगा, बाकी और कुछ नहीं। भारत में स्थित दूतावास द्वारा भारतीय को प्राप्त किराया, ये भी जो है ऐड होगा। और कारण भी लिखने हैं कि क्यों क्यों होगा सारे का सारा। अगला जो क्वेश्चन है, कारण जरूर लिखना है बेटा, कारण के नंबर हैं, कहीं हाँ और ना लिख दो बस। उसके बाद है दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं, इससे क्यों बचना चाहिए और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये तो बेटा मैं 1000 बारी आपको बता चुका हूँ। दोहरी गणना का मतलब है जब हम किसी भी मूल्य को दो बार, जब हम किसी भी मूल्य की एक बार से ज़्यादा गणना कर लेते हैं, मतलब 2 बारी गणना कर लेते हैं, उसको दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। मतलब जब हम किसी भी मूल्य को 2 बारी जोड़ लेते हैं तो वो दोहरी गणना कहलाती है। इससे क्यों बचना चाहिए, अगर हम किसी भी मूल्य को 2 बारी जोड़ लेंगे तो इससे हमारी जो जीडीपी है, जो हमारी राष्ट्रीय आय है, वो बेटा ओवर वैल्यूएशन हो जाएगी, ज़्यादा आपको शो करेगी, जो कि गलत है। गलत जीडीपी शो होगी अगर आप एक ही मूल्य को 2-2 बारी जोड़ लोगे। और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो इससे बचने के बेटा 2 उपाय होते हैं, 2 विधियां होती हैं जिससे बचा जा सकता है। पहली विधि को हम क्या कहते हैं, पहली विधि को हम कहते हैं अंतिम उत्पाद विधि। अंतिम उत्पाद विधि ये कहती है कि केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल कीजिए, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं कीजिए, ये अंतिम उत्पाद विधि कहती है। ठीक है। और बेटा दूसरी जो विधि होती है उसको हम कहते हैं मूल्य वृद्धि विधि। मूल्य वृद्धि विधि ये कहती है कि उत्पाद के मूल्य में से क्या कीजिए, उत्पाद के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग को जो है माइनस कर दीजिए। मतलब जो भी चीज़ एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हुई है, एज अ कच्चे माल की तरह यूज़ हो रही है, उसको हटा दीजिए। एक उत्पादक ने एक्चुअल में कितना वैल्यू एडिशन किया है, एक्चुअल में कितना काम किया है, एक्चुअल में कितनी वर्धित मूल्य है, कितना मूल्य वृद्धि है, केवल उसको जोड़िए, ये मूल्य वृद्धि विधि कहती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। और बेटा 3 नंबर में देखिए दोहरी गणना क्या होती है, जब हम किसी भी मूल्य की गणना एक बार से ज़्यादा कर लेते हैं, 2 बारी जोड़ लेते हैं, तो उसे दोहरी गणना कहते हैं। ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हो कि दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं में भेद करने में विफल हो जाते हैं, ये भी लिख सकते हो। इससे क्यों बचना चाहिए, जुड़ रहा है तो जुड़ने दे, दिक्कत क्या आ रही है, तो आपको ये लिखना है इससे भाई इसलिए बचना चाहिए क्योंकि अगर मैं एक मूल्य को 2-2 बारी जोड़ दूंगा तो मेरी जीडीपी गलत आएगी, ज़्यादा दिखेगी मेरी जीडीपी, ओवर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इससे बचना चाहिए। और कैसे बचा जा सकता है, पहली अंतिम विधि है जो कि कहती है केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल करते हैं, मध्यवर्ती को नहीं। और दूसरा जो है वो है मूल्य वृद्धि विधि। मूल्य वृद्धि विधि जो है क्या कहती है, मूल्य वृद्धि विधि जो है वो ये कहती है कि भाई जो भी चीज़ उत्पादक ने एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करी है, उसको जो भी चीज़ एज अ रॉ मटेरियल यूज़ की है उसको उत्पाद के मूल्य में से माइनस कर दीजिए। ये जो है आपकी मूल्य वृद्धि विधि कहती है। अब आ जाते हैं बेटा, हाँ बेटा सर वो उनकी वीडियो की सावधानी में ये दोहरी गणना वाला पॉइंट तीनों में लिख सकते हैं क्या? नहीं बेटा, दोहरी गणना वाला तो तीनों में नहीं लिख सकते बेटा। जैसे ऐसे आएगा ना बेटा, ये तो जैसे हम जब मान लो उत्पाद विधि की सावधानी अगर पूछ रहा है तो वहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा कि अंतिम वस्तुओं को लेते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं। जब उत्पाद पूछा है तो प्रोडक्ट का यूज़ करना है। व्यय विधि के अंदर अगर पूछेगा तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा केवल अंतिम व्यय को लेते हैं, मध्यवर्ती व्यय को नहीं लेते। जो चीज़ और आय में तो लिख ही नहीं सकते, ये पॉइंट तीनों में नहीं आ सकता ना बेटा, ये कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट वो वाला था, क्या कहते हैं, एक स्वयं के भवन का किराया वाला, वो वाला पॉइंट कॉमन था और 1-2 और थे। अब इसमें देखिए जी, इसमें बच्चों को लिखने में दिक्कत हो रही है। कह रहा है निम्नलिखित सूचना के आधार पे भारत के स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की व्याख्या कीजिए।
डेटा नीचे दे रखा है कि 1951 में हमारे पास कौन सी चीज़ क्या क्या थी और 2011 में हमारे पास कौन सी चीज़ क्या क्या है, ये डेटा गिवन है। और उन कारणों को भी बताइए कि भारत के लिए स्वास्थ्य जो है वो एक उभरती हुई चुनौती जो है वो क्यों है बेटा। तो देखिए मैंने क्या बोला बेटा, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए बेटा फ्री के नंबर हैं, फ्री के। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 आपका फ्री का नंबर है बेटा, क्योंकि इसकी बस एक्सप्लेनेशन देनी है। 3 नंबर आपको दे के जाएगा, जैसे मर्जी एक्सप्लेनेशन लिखो, आप अपने शब्दों में लिखनी है ना, कोई क्वेश्चन थोड़ी है ये। और मैंने बताया एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है आपको एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखनी है कि भाई सबसे ये डेटा आना चाहिए आपके एक्सप्लेनेशन में। कितने पॉइंट दे रखे बेटा यहाँ पे आपको, 7 पॉइंट दे रखे हैं ना यहाँ पे, आपको एक एक करके एक्सप्लेनेशन देते जाइए कि भाई 1951 में हमारे पास मेडिकल कॉलेजों की संख्या 28 थी, जो कि अब बढ़कर 2011 में 321 हो चुकी है। अस्पताल और डिस्पेंसरियों की अगर हम बात करें तो 1951 में हमारे पास 9,209 डिस्पेंसरियाँ थी, परंतु 2011 में हमारे पास बढ़कर इनकी संख्या बढ़कर 35,071 हो चुकी है। वहीं अगर हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्रों की बात करें तो 1951 में हमारे पास 725 थी और अब हमारे पास 1,53,775, बहुत ही वाइडर, बहुत ही बड़ा डिजिट है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये होते क्या हैं। तो ये वो अभी टायर 1 के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो इसमें आप लिखोगे कि बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ होगी, उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। 1,73,795, पहले केवल 775 थी, अब 1,73,000 और खुल चुकी हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर होती हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है ये हमारे लिए। वहीं अगर हम क्या कहते हैं अस्पतालों में क्या कहते हैं, किसकी संख्या लिखी है ये, अस्पतालों में इसको रुको जरा, डॉक्टरों की संख्या की अगर हम बात करें, पहले हमारे पास केवल 61,000 डॉक्टर थे और वहीं अब हमारे पास जो हैं 7,57,377 जो है डॉक्टरों की संख्या हमारे पास मौजूद है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि भाई भारत ने अपना जो हेल्थ स्ट्रक्चर है उसको बहुत ही ज़्यादा जो है ग्रो कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा महत्व जो है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। अच्छे अस्पताल, अच्छे इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के लिए हेल्थ एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया है। नर्सिस की अगर बात करें, पहले हमारे पास केवल 18,000 कुछ थी और अब हमारे पास बेटा 16,72,161 है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। डॉक्टरों की संख्या भी ज़्यादा, नर्सों की भी संख्या ज़्यादा है, ठीक है। और प्रति 10,000 जनसंख्या के लिए डॉक्टरों की संख्या, मतलब कि जैसे कि ये कह रहा है कि 100 बंदों के लिए कितने डॉक्टर उपलब्ध हैं, ऐसे ही कह रहा है 10,000 बंदों के लिए कितने डॉक्टर उपलब्ध हैं, यहाँ पे इतना और यहाँ पे इतना। पहले हमारे पास केवल इतना था, पहले 10,000 के लिए एक डॉक्टर उपलब्ध था, 1.7 लिखा है ना, लेकिन आज हमारे पास 10,000 बंदों के लिए ऑन एन एवरेज 6 डॉक्टर जो हैं वो जो है उपलब्ध है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से इसकी आपको एक्सप्लेनेशन देनी है जैसे मैंने आपको दी है, ठीक है। पहले इस डेटा की एक्सप्लेनेशन दे दी है, सारा डेटा आपकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आ गया। अब आपको क्या करना है, पहले तो जो डेटा था उसकी सारी एक्सप्लेनेशन आपने लिख दी, डेटा आपकी एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है आ चुका है। अब डेटा किस चीज़ का है बेटा, डेटा है हेल्थ का, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमें दिख रहा है हेल्थ सेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ग्रो कर रहा है इंडिया का। तो अब 2-3 लाइनें अपनी तरफ से लिख दीजिए कि आज भारत जो है बड़ी से बड़ी बीमारियाँ जैसे कि लाइक पहले हमारे पास टीबी का, चेचक का, स्मॉल पॉक्सिस का, इनका पहले इलाज तक मौजूद नहीं था। आज भारत के पास बड़ी से बड़ी बीमारियाँ, कैंसर तक का इलाज जो है आज भारत के पास उपलब्ध है। आज अस्पतालों की संख्या इतनी ज़्यादा है, लोगों को आज जो है
धक्के नहीं खाने पड़ते, डिस्पेंसरियों के अंदर लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता, ऐसे लिख सकते हो आप। पहले लोगों को ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से, और ये लिख सकते हो, और ये लिख सकते हो क्योंकि पहले 1951 में भारत का जो हेल्थ स्ट्रक्चर था वो इतना डेवलप नहीं था, इतना विकसित नहीं था, जिसकी वजह से बंदे की जो ऑन एन एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, बहुत ही कम जीता था बंदा। लेकिन आज भारत ने अपना हेल्थ स्ट्रक्चर जो है, अपनी हेल्थ सर्विसेज जो है वो इतनी ज़्यादा ग्रो कर ली है कि बंदे का ऑन एन एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। एक से एक बुढ़ा जो मरने को होता है उसको भी जो है आज हम बचा लेते हैं, बुढ़े जी रहे हैं, जवान लुढ़क रहे हैं, ऐसे हो रहा है आज के टाइम में। तो भाई ये सब चीज़ें आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये बेटा फ्री के नंबर हैं, फ्री के आपके लिए, और इसके साथ कोई चॉइस में नहीं आएगा, ये 7वां सिंगल क्वेश्चन आएगा, हेल्थ का ही आएगा, ये गारंटीड है, हेल्थ का ही आएगा। तो इस तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है जैसे मैंने आपको बताई है। जो समझ में नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए, मुझे ही नहीं आ रहा तुम्हें क्या आएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर बेटा 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बता दिया एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है, और बेटा इसके नंबर नहीं कटेंगे, बार बार कह रहा हूँ। जो मर्जी जैसी मर्जी एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे बस उस डेटा को लिख दीजिए कि भाई ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, बस खत्म बात। अब इसके नीचे बेटा देखो, इसमें अब जो ये चीन पाकिस्तान वाला है ये 6 नंबर का की चैप्टर है बेटा आपका। यहाँ पे बोलता है उन क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए जिसमें चीन भारत से जो है आगे है। तो बेटा जब आपको चीन के बारे में और भारत के बारे में सारी चीज़ें पता होंगी, 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, आपको मैंने बता दिया चैप्टर आप कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जितना मैंने पढ़ाया है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप क्या करेंगे, रात को बेटा TR जैन की जो बुक है उसके पीछे जाएंगे, ठीक है, इस चैप्टर के पीछे में जाएंगे, और इस चैप्टर की समरी दे रखी होगी पावर पॉइंट के नाम से, ठीक है। इस चैप्टर में आएंगे भारत पाकिस्तान वाले में, और इस चैप्टर की समरी दे रखी है पावर पॉइंट के नाम से। इस चैप्टर में आ जाएंगे और वहाँ पे एक पॉइंट होगा भारत पाकिस्तान और चीन की तुलना, इस पॉइंट के नाम से है भारत पाकिस्तान और चीन की तुलना। वो बेटा बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही छोटा, बहुत ही समरी आपको दे रखी है तीनों के, बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा बेटा। सारी सफलताएं असफलताएं, कौन आगे है कौन पीछे है, किसकी GDP HDI जो सब हमने पढ़ा था सब दे रखा है, तो वहाँ से आप पढ़ेंगे बेटा। तो ये तो आप वैसे भी बता सकते हो कि किस किस क्षेत्र में चीन जो है भारत से आगे है। अबे भाई सबसे पहली तो GDP ही है, वो GDP चीन की जो GDP है वो भारत के कंपैरिजन में क्या है बेटा, चीन की जो GDP है चीन की जो GDP है बेटा वो भारत के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है, भारत तो उसके आगे जो है बेटा कुछ भी नहीं है। दूसरा आप क्या लिखेंगे, दूसरा बेटा आप ये लिखेंगे कि भाई चीन के अंदर जो है निर्धन लोगों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है और भारत में बहुत ही ज़्यादा है। बेरोजगारी की दर भारत में बहुत ही ज़्यादा है, चीन में जो है कम है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं बेटा। तो आपको सबसे पहले आज क्या करना है, वो जितना मैंने पढ़ाया वो ओके है पूरा, इसमें ग्रेट लीप फॉरवर्ड, महान सरवारा, ये सब वहाँ पे आ जाएगा। और बाकी जो है TR जैन के पीछे पावर पॉइंट के नाम से भारत पाकिस्तान और चीन की तुलना है, सब कुछ वहाँ पे है बेटा, वो पढ़ लेंगे। अब आ जाएगा, कह रहे तीनों देशों में लिंग अनुपात कम है, इसका कारण और परिणाम बताइए बेटा। लिंग अनुपात क्या होता है, सेक्स रेशो के पर 1000 पे कितनी फीमेल्स हैं। तो बेटा हमने वहाँ पे पढ़ा था तीनों की सेक्स रेशो इतनी इतनी है, हो सकता है उसके अंदर आपको डेटा भी दे रखा हो ऊपर, अभी तो मैंने खुद का बनाया हुआ है, ऊपर डेटा है नहीं इसका, ठीक है। तो लिख देंगे कि भाई भारत के अंदर इतनी है, चीन के अंदर इतनी है, पाकिस्तान के अंदर इतनी है। और कम क्यों है, कम इसलिए है क्योंकि तीनों ही देशों के अंदर लोगों की थिंकिंग क्या है, तीनों ही देशों के अंदर लोगों की थिंकिंग ये है कि लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, पुरुष चाहिए, वो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, पहले ही बच्चा होने से पहले ही चेक करा लेते हैं लड़का है लड़की है। और अगर लड़की होती है तो भ्रूण हत्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है आज के टाइम में। अगर लड़की होती है तो उसको पैदा होने से पहले ही जो है वो मार देते हैं, ठीक है, पैदा होने से पहले ही जो है मार देते हैं। और बेटा जब पर 1000 पे लड़कों की संख्या जो है, पर कह रहा है परिणाम भी बताइए भाई। अबे 900 भारत के अंदर
940 है पर 1000 पे, ठीक है, 940 है पर 1000 पे। चलो 940 की तो सेटल हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, ठीक है। और बाकी 60 कहाँ जाएंगे? बाकी 60 जो है क्या करेंगे? तो बाकी 60 जो है बेटा फिर देश के अंदर जो है लाइक रेप वगैरह गैर कानूनी कार्य ऐसे ही होते हैं, ये जिनकी शादी नल्ले घूम रहे होते हैं यही करते हैं, और करते क्या हैं। तो देश के अंदर फिर ऐसे दुष्परिणाम जो है हमको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है जी। तो हाँ भाई, ये जो आपने बताया ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है गारंटीड है, ये भारत पाकिस्तान और चीन का ही क्वेश्चन आना है। इसके आंसर जो है बेटा या तो आपको पैसेज में से ही मिल जाएंगे, अगर डेटा का क्वेश्चन होता है कोई सा बेटा तो उस डेटा को आपको यूज़ करना है, जो भी पैसेज के अंदर होगा उसको यूज़ करना है बेटा, और मोस्टली पैसेज से ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया जीएलएफ के प्रभाव बताइए, महान सरवारा का प्रभाव बताइए, वन चाइल्ड पॉलिसी का प्रभाव बताइए, तो अगर ये प्रभाव वाले क्वेश्चन आते हैं तो बेटा पैसेज के अंदर आपको इसके आंसर देखने के लिए मिलेंगे। और अगर बेटा नहीं भी मिला तो आपने जीएलएफ, महान सरवारा और वन चाइल्ड पॉलिसी जितना भी आपने पढ़ा है इसके रिगार्डिंग आप सब उसके अंदर जो है लिख के आ जाइएगा। बाकी सपोर्ट मटेरियल के अंदर आप जीएलएफ और महान सरवारा के बारे में तो पढ़ ही लीजिएगा कि भाई महान सरवारा के बारे में तो पढ़ ही लीजिएगा कि इसके बारे में क्या थोड़ा कंटेंट वहाँ है और थोड़ा तो हमने पढ़ ही रखा है, ठीक है जी। अच्छा हाँ बेटा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, महान सरवारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, वन चाइल्ड पॉलिसी और कम्यून पद्धति, ये 4 चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीन के बारे में आपको पढ़ के जानी है चारों क्या होती हैं। कम्यून पद्धति नहीं आ रही है, हो सकता है कल आपको देखने के लिए मिल जाए 2 नंबर में, ठीक है। कम्यून पद्धति खेती का एक तरीका होता है, जब किसान मिलजुल के खेती करते हैं सहकारी रूप से, उसको कम्यून पद्धति कहते हैं। उसका प्रभाव देख लीजिएगा, कम्यून पद्धति का प्रभाव भी आ सकता है, तो बुक में लिखा हुआ है, सपोर्ट मटेरियल में भी लिखा हुआ है, तो सबके मीनिंग और प्रभाव सपोर्ट जरूर पढ़ लीजिएगा और बुक। तो ये 4 तो मैं हॉट्स बता रहा हूँ, ये तो इम्पॉर्टेंट है। और कौन आगे है कौन पीछे है, किसकी सफलताएं विफलताएं, पावर पॉइंट देख लेना, सबकी बुक के पीछे लिखा हुआ है। पॉइंट पॉइंट आपको पढ़ना है, बस पॉइंट पॉइंट, और उसके अंदर और कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ पॉइंट पॉइंट ही लिखे हुए हैं। अब देखिए जी, अब कहता है यदि अर्थव्यवस्था में गहरा आर्थिक विभाजन है तो जीडीपी में वृद्धि कल्याण के सूचक के रूप में महत्वपूर्ण नहीं रहती, विवेचना कीजिए। ये बेटा बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कल इसने पूछा था, साक्षी ने, किसने भेजा था पता नहीं, साक्षी नहीं भेजा था आई थिंक। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था, लेकिन मैंने तो सीधा सीधा लिखा हुआ था कि जीडीपी का वितरण, जीडीपी की कमी कैसे है। तो मेरे को ये अच्छा लगा, इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा कि भाई आएगा क्या। तो बेटा जो पहला क्वेश्चन है जीडीपी की कमियां, फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स, कितनी बार बताऊं, फिक्स है फिक्स है फिक्स है। 10वें में आपको यही देखने के लिए मिलेगा, जीडीपी की लिमिटेशन, जिसमें 4 पॉइंट हैं। पहला जीडीपी का वितरण, हाँ भाई ये सेम ऐसे आएगा। अबे मतलब कि 4 पॉइंट है, जीडीपी का वितरण, जीडीपी की रचना, गैर मौद्रिक लेन देन और बाध्यताएं, वो 4 में से ही आएगा। अब घुमा फिरा के कुछ भी पूछे, अब जैसे ये जो पॉइंट है ये जीडीपी का वितरण है। जीडीपी का वितरण मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन जो उसका वितरण है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो असमान है, मतलब कि जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है उससे गरीबों को कोई भी फायदा नहीं हो रहा, अमीरों को केवल फायदा हो रहा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो ऐसी जीडीपी बढ़ने का कोई भी फायदा नहीं होता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर गहरा आर्थिक विभाजन है, मतलब देश में अमीर और गरीब का चक्कर है, तो जीडीपी में अगर वृद्धि होगी तो कल्याण के सूचक में महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगर आपकी वास्तविक जीडीपी बढ़ेगी तब भी, और जब गरीबों को मिलेगा ही नहीं कुछ, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी जीडीपी बढ़ने का। ऐसी जीडीपी बढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब अमीर अमीर हो जा रहा है और गरीब गरीब हो जा रहा है। बेटा इन 4 पॉइंटों के रिगार्डिंग प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इन 4 पॉइंटों के रिगार्डिंग अपने पास कंटेंट रखिए कि 3 नंबर का मैं इसमें, चाहे वो जीडीपी का वितरण आ जाए, चाहे वो जीडीपी की रचना आ जाए, चाहे इसके अंदर बेटा गैर मौद्रिक लेन देन आ जाए या बाध्यताएं आ जाए। बाध्यताएं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का भी आ सकता है बाध्यताएं, क्या होता है उसके प्रकार, उसके एग्जाम्पल के साथ। तो अपने पास कंटेंट रखिए, मैं क्या लिखना है मेरे को, अपने पास नोट्स बना के रख लीजिए, आएगा ही आएगा, 10वें पे ही आएगा और 3 नंबर का ही आएगा।
ठीक है जी। भैया हाँ भाई ये मैं ग्रुप पे फोटो भेजे, देखो एक बार। भेज रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब आती है बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की बात। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि उस स्थिति को पहचानिए, उस स्थिति को बताइए जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के साथ अर्थव्यवस्था में संतुलन होता है और अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता नहीं रहती। इस स्थिति में कौन सा जाल उत्पन्न होता है? इस जाल को ठीक करने के 2 मौद्रिक उपाय बताइए। तो बेटा ये तो अब आपको इसमें तो बेटा अब आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। न्यून मांग और अधिमांग का वाला जो चैप्टर है मैंने वीडियो भी बना दी है सेपरेट, वो भी आप देख सकते हो। दोनों गोल कर पी जाइए, आना ही आना है, गारंटीड है। तो ये कौन सी सिचुएशन है बेटा? ये बेटा सिचुएशन है अधिमांग की। किसकी सिचुएशन है ये अधिमांग की सिचुएशन है, क्योंकि मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं कि यहाँ पे संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है, अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता नहीं होती, बेरोजगारी नहीं होती, और यहाँ पे जो है मजदूरी कीमत जाल उत्पन्न होता है। और कैसे ये ठीक होते हैं? 2 मौद्रिक उपाय बताइए। CRR SLR दोनों जो है इसमें बढ़ जाएंगे। तो ये तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये तो आपको वीडियो भी बना दी अलग से, लॉन्ग भी है शॉर्ट भी है, सुबह ही बना दिया। जिसने नहीं देखे वो देख लीजिएगा, गारंटीड है, फिक्स आना ही आना है। या तो बेटा ये आएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 11, या बेटा यहाँ पे आपको जो है मैंने जो निवेश गुणक की प्रक्रिया बताई है वो भी बेटा इसमें एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या हाँ तो बनाना है ना। वीडियो नहीं देखी आपने? कैसे सिखाया मैंने यार? आपने भाई डायग्राम ही तो है इसके अंदर, और क्या है? पहले अर्थ बताया है, फिर डायग्राम बताया है, फिर कारण बताए हैं, फिर परिणाम बताए हैं, फिर उपाय बताए हैं। ऐसे ही तो बताया है, और कैसे बताया है? डायग्राम ही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यून मांग का कैसे बनेगा और अधिमांग का कैसे बनेगा। उसने पूछा है या नहीं पूछा? डायग्राम तो बनाना है आपको, तो ये तो फिक्स क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बेटा इस वाले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इस वाले क्वेश्चन के अंदर कहता है निम्नलिखित सूचना के आधार पर फर्म ए और फर्म बी की मूल्य वृद्धि जो है ये ज्ञात करनी है बेटा आपको। टेस्ट का ही क्वेश्चन है बेटा, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। थोड़े बहुत कंपोनेंट मैंने इसमें और अपनी तरफ से ऐड कर दिए हैं। तो कैसे करते हैं बेटा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को? सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको उत्पाद विधि का ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो उत्पाद विधि के क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या निकालते हैं हम? GVAT-MP निकालते हैं उत्पाद विधि के क्वेश्चन के अंदर। कैसे निकलता है बेटा? ये निकलता है आपका उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, इस तरीके से ये निकलता है, ठीक है। और मैंने आपको ये सिखाया जब उत्पाद का मूल्य ना दे रखा हो तो बिक्री प्लस स्वयं उपभोग और प्लस स्टॉक में परिवर्तन, आपको क्या कर देना है? आपको इन तीनों को ऐड कर देना है, आ जाएगा। और अगर मध्यवर्ती उपभोग भी ना दे रखा हो तो मैंने आपको ये बताया कि इसके लिए बेटा आपको कच्चे माल की खरीद उसने जिससे भी ख़रीदा है और प्लस आयात उसने जहाँ से किया है, ये सब आपका ऐड कर देंगे। अभी मैं फर्म ए का निकाल रहा हूँ, ठीक है जी। तो देख लेते हैं बेटा, पहले क्वेश्चन में देखते हैं बिक्री दे। हाँ भाई सर, एक आय विधि के अंदर 2 जगह दे रखा था, एक जगह दे रखा था अप्रत्यक्ष कर और दे रखा था उत्पादन शुल्क, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता यार। सर एक क्वेश्चन था सर, इस पे ग्रुप पे भेजना नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे एक बार भेजना, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी उसमें, भेजना एक बारी। गलत है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए बेटा, फर्म ए की बिक्री देखनी है बेटा। यहाँ पे फर्म ए की बिक्री जैसे यहाँ पे लिखा है ना, फर्म बी द्वारा बिक्री, ऐसा ही कहीं कंपोनेंट देखिए फर्म ए द्वारा बिक्री कहीं लिखा हुआ है तो बेटा फर्म ए द्वारा बिक्री तो नहीं दिया हुआ बेटा। फर्म ए द्वारा बिक्री जो है कहीं दे रखा है या नहीं दे रखा, वो देख लेते हैं। नहीं दे रखा बेटा, फर्म ए द्वारा बिक्री नहीं दे रखा। अब बेटा ज़रा ध्यान से सुनेंगे, दिमाग की बत्ती जला के। ये टेस्ट का ही क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसमें थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने आपको ये सिखाया था कि जब बिक्री भी ना दे रखी हो तो 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं बेटा, या तो P/Q वाला, या बेटा घरेलू बिक्री और प्लस घरेलू बिक्री और प्लस निर्यात, इन दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बेटा,
अब यहाँ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है आपको। यहाँ पे फर्म ए की घरेलू बिक्री दे रखी है बेटा आपको 220, तो मैं यहाँ पे 220 लिख दूंगा, और प्लस निर्यात भी दे रखा है बेटा आपको। फर्म ए द्वारा निर्यात, निर्यात कितना दे रखा है 60, यहाँ 60 लिख दूंगा। और बेटा घरेलू बिक्री के भी अपने कंपोनेंट होते हैं, जैसे परिवारों को बिक्री, फर्मों को बिक्री, सरकार को बिक्री, ये इसके कंपोनेंट होते हैं बेटा। लेकिन मेरे को तो घरेलू बिक्री मिल गई सीधा कि फर्म ए ने कितनी घरेलू बिक्री करी है। अब बेटा आप जब यहाँ नीचे देखोगे, नीचे जब आप करोगे तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के क्या कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, मैंने यहाँ पे बेटा देखो क्या कर दे दिया, फर्म ए की परिवारों को बिक्री, फर्म ए की सरकार को बिक्री, ये दो कंपोनेंट मैंने बेमतलब दे दिया आपको ताकि आप इसमें ऐड कर दो। लेकिन आपको ये ध्यान बेटा, ये घरेलू के ही तो कंपोनेंट है, परिवारों को बिक्री, फर्मों को बिक्री, सरकार को बिक्री। जब मुद्दा दे रखा है तो घटकों को नहीं लेते, छोड़ देंगे। ये हो गया बेटा। यहाँ पे स्वयं उपभोग की अगर बात करें बेटा, स्वयं उपभोग 0 है। स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन जो है बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे स्टॉक में परिवर्तन क्या है, फर्म ए के अंतिम स्टॉक पे प्रारंभिक स्टॉक का आधिक्य लिखा हुआ है। जब अंतिम पहले हो, बस एक बात ध्यान रखनी है, जब अंतिम पहले हो तो डिजिट पॉजिटिव में ही आएगी। तो यहाँ पे लिखे बेटा पॉजिटिव का, ठीक है, ये आ गया पॉजिटिव का 20 माइनस इंटरमीडिएट। इसने कच्चा माल कहाँ कहाँ से खरीदा है बेटा, फर्म ए का कच्चे माल की खरीद, फर्म ए द्वारा कच्चे माल की खरीद, तो फर्म ए द्वारा फर्म बी से खरीद कितनी दे रखी है बेटा, ये दे रखी है आपको 100, और प्लस आयात की अगर हम बात करें, एक मिनट बेटा, आयात की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आयात का मतलब होता है दूसरे देशों से खरीद। तो फर्म ए द्वारा विदेशों से खरीद, विदेशों से खरीद कितनी दे रखी है, ये बेटा 60 दे रखी है। तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 280 प्लस 20, 280 प्लस, बेटा यहाँ लिखा तो है ना क्या कहते हैं इस, अंतिम स्टॉक, अच्छा सॉरी, हाँ सही कह रही है बेटा, ये लड़की गलती कर दी हमने। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा अंतिम स्टॉक पर प्रारंभिक स्टॉक का आधिक्य। जब भी बेटा आधिक्य देखना है किसका है, जब भी प्रारंभिक स्टॉक का आधिक्य हो बेटा, आपको ये ध्यान रखना है, जब भी प्रारंभिक स्टॉक का आधिक्य होता है तो भाई ये जो है डिजिट माइनस होती है, ठीक है, ये ध्यान रखनी है, ये माइनस होगी बेटा यहाँ से। तो ये आ जाएगा 260 माइनस 160, 260, ये आ जाएगा बेटा 100, तो इसकी 100 आ गई बेटा। बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, जब भी प्रारंभिक स्टॉक का आधिक्य होता है तो डिजिट जब पॉजिटिव में होती है तो भी नेगेटिव में ही लेते हैं, और अगर नेगेटिव में ही होती और नेगेटिव में ही होती और भाई फिर क्या करते, फिर वो प्लस कर देते। वैसे पॉजिटिव में ही दी होगी आपको, लेकिन जब अंतिम स्टॉक का आधिक्य होता है तो ऐसा नहीं करेंगे, इसको पॉजिटिव में ही लेंगे जब फर्म बी का निकालेंगे। अब इसी तरीके से हम जो है फर्म बी का निकाल लेते हैं बेटा। तो फर्म बी का कैसे निकलेगा, सेम ऐसे ही निकाल लेंगे, GVA एट MP निकालना है इसका, तो इसका भी निकाल लेते हैं भाई। उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है, इसका जब ना दे रखा हो तो बिक्री, स्वयं उपभोग, बिक्री, स्वयं उपभोग, स्टॉक में परिवर्तन, ये तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है, और मध्यवर्ती उपभोग, इसने जहाँ जहाँ से करा था वो कर देंगे। इसका देख लेते हैं भाई, इसका जो है बेटा, इसकी बिक्री आपको सीधा ही दे रखी है, फर्म बी द्वारा बिक्री 180, इसका सीधा दे रखा है, इसका कोई चक्कर नहीं है, स्वयं उपभोग है यहाँ पे, और इसका जो स्टॉक में परिवर्तन है इसका पॉजिटिव में लेना है बेटा। जब भी अंतिम स्टॉक का आधिक्य होता है, जब भी अंतिम स्टॉक का आधिक्य होता है तो पॉजिटिव में लेते हैं, प्रारंभिक में नेगेटिव में लेते हैं। और मध्यवर्ती उपभोग में क्या क्या आता है, फर्म बी ने कहाँ कहाँ से खरीदा, कच्चा माल और आयात, तो फर्म बी द्वारा फर्म ए से खरीद 100 दे रखा है, और इसने आयात कहाँ से करा है, आयात इसका नहीं दे रखा है बेटा, ठीक है। आयात जो है एक बारी देख लेते हैं, पता चला आयात दे रखा हो। आयात जो है बेटा, आयात जो है, आयात इसका नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 210 माइनस का 100 इज इक्वल टू 110 जो है ये आ जाएगा आंसर। अब बेटा मैंने आपका क्वेश्चन गलत करवाने के लिए मैंने क्या करा, देखो
मैंने बेटा फर्म बी की बिक्री सीधा दे रखी है बेटा यहाँ पे आपको, ये रहा 180, लेकिन मैंने जानबूझ के नीचे आपको क्या दे दिया, फर्म की घरेलू बिक्री और परिवारों को बिक्री, ये भी दे रखा है जानबूझ के। तो आप ताकि इसमें गलत कर दो, आपको जब मुद्दा दे रखा है तो भाई फिर नहीं लेते, सिखाया आपको। और ये सब तो ऐसे ही है, वेस्ट, इसका कोई यूज़ नहीं है। कर्मचारियों के पारिश्रमिक के घटक लिखिए। तो बेटा कर्मचारियों के पारिश्रमिक के घटक क्या होते हैं, मजदूरी व वेतन, सेवानिवृत्त पेंशन, मालिक का सामाजिक सुरक्षा में योगदान और किस्म के रूप में भुगतान, कोई से भी लिख सकते हैं, 4 के 4। अब आते बेटा इस और वाले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इसके पहले हम थ्योरी वाला देख लेते हैं, इसके नीचे क्या है। कह रहा है बेटा स्वनियोजितों की मिश्रित आय क्या होती है, इसको उदाहरण सहित समझाइए। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसमें अपने पास कंटेंट रखिए बुक से। ये बेटा प्री बोर्ड में भी आ गया था लड़कों के, तो इसमें आपको पता तो है लेकिन आप लिख नहीं पाओगे इसके अंदर, तो अपने पास कंटेंट रखिए। इसमें मैंने आपको ये बताया है बेटा कि इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है बेटा जो एकल स्वामित्व वाला जैसे बिजनेस है, तो एकल स्वामित्व वाला बिजनेस वो होता है जिसका केवल एक ही ओनर होता है। अब उस बंदे को अपने बिजनेस से, अपने व्यवसाय से जितनी भी इनकम हो रही है, तो उसमें कितनी इनकम किराए की है, कितनी इनकम मजदूरी की है, कितना उसका लाभ है और कितना उसका जो है ब्याज है, इस चीज़ को हम विभाजित नहीं कर सकते जितना भी उसको इनकम अर्न हुई है। तो इसीलिए क्योंकि इसको हम बांट नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसलिए इसको मिश्रित आय कहते हैं, स्वनियोजितों की मिश्रित आय। स्वनियोजित मतलब जिनके खुद के बिजनेस होते हैं, ये कह सकते हो, ठीक है, लाइक एकल स्वामित्व वाला। तो इसके पास अपना कंटेंट रखिए कि मैं इसको क्या लिखना है, ठीक है, बहुत ही वो है, आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है बेटा ये बहुत ही हॉट्स क्वेश्चन है, हॉट्स। समझाइए कि नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों की अवसर लागत उच्च की होती है। इम्पॉर्टेंट है, प्री बोर्ड में लड़कों का आया हुआ है बेटा। बच्चे मेरे से ये पूछते हैं भाई इसमें लिखना क्या है, पूछ क्या रहा है इसमें, बताना क्या है इसमें, समझ ही नहीं आता। पर पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव होते क्या हैं। नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव का मतलब होता है बेटा हम अपनी हरकतों से, जो भी हम कांड कर रहे हैं, उससे जो इन्वायरमेंट को दिक्कत हो रही है, इन्वायरमेंट को जो हम पॉल्यूटेड कर रहे हैं या इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, हमारी कोई भी क्रिया जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रही है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, पर्यावरण को दिक्कत कर रही है, वो नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव होते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, या वो जो हमने केयरिंग कैपेसिटी, अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, पर्यावरण संकट, ग्लोबलाइजेशन, ओजोन डिप्लीशन, सब पड़ा है ना, सब पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या वनों की अंधाधुंध कटाई, कुछ भी। तो ये जो है बेटा नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव होते हैं। तो उसमें पूछ रहा है इसकी अवसर लागत उच्च क्यों होती है। इसका मतलब क्या है कि इसकी अवसर लागत उच्च क्यों होती है। सपोर्ट मटेरियल के अंदर पूरा प्रॉपर आंसर है, क्या लिखना है। टीआर जैन में भी पूरा आंसर है, क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये। पहले तो आपको नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव बताने के, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, या ओजोन डिप्लीशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, इन सब से क्या होगा। अब इन सब से हमारी ही हेल्थ पे ही तो नुकसान पड़ेगा, हेल्थ हमारी खराब होगी, इसका खर्चा किसको झेलना पड़ेगा। इसका खर्चा जो है हमें झेलना पड़ेगा, सरकार को झेलना पड़ेगा। सरकार के ऊपर वित्तीय बर्डन जो है क्रिएट होगा इससे, फिजूल खर्ची का, बेमतलब का। तो भाई इसी को ही उच्च अवसर लागत कहते हैं। भाई जब हम हरकतें कर रहे हैं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पर्यावरण पे पड़ रहा है, उससे हमारी हेल्थ ख़राब होगी, हमारे को स्वास्थ्य से रिलेटेड कई सारी बीमारियां हमको फेस करनी पड़ेगी, फिर हम अस्पतालों में जाएंगे, अस्पतालों के धक्के खाएंगे, सरकार का भट्टा बढ़ाएंगे, अपना भट्टा बढ़ाएंगे, हमारे को ही प्रॉब्लम फेस होगी, हमारा ही खर्चा होगा इस चीज़ के अंदर। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको जो है लिखना है। सपोर्ट में भी इसका पूरा आंसर है और उसमें भी पूरा आंसर है, टीआर जैन में भी। तो यही सब उसमें लिखा हुआ है, अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतन भोगों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक की होती है। जब मैंने वो रोज़गार वाला चैप्टर पढ़ाया था, पूरा वहीं से क्वेश्चन मैंने उठाया इसको, कि वहाँ पे भाई रोज़गार के अवसर ज़्यादा है, एजुकेशन अच्छी है, ये सब 2-3 पॉइंट हैं इसके, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये तो बेटा आपका यहाँ पे सारा का सारा हो गया। एक क्वेश्चन रह गया आपका ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका रह गया है। इसमें क्या रहता है, आप जानना है
पहले तो आपको निकालना है कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, और दूसरे वाले पॉइंट में निकालना है देशों को कारक आय जो है इसके अंदर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं ये आपको जो है समझना है। कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद पहले निकालना है। पहले वाले पॉइंट में इसमें डेप्रिसिएशन का चक्कर है और दूसरे वाले में जो है NFIA का चक्कर है। तो पहले हम ये समझते हैं कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जो है इसको हम किस तरीके से जो है कैलकुलेट करेंगे। तो हमें जो निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर GDP एट FC निकालना है बेटा हमें इस क्वेश्चन के अंदर। तो कैसे GDP एट FC कैलकुलेट होगा देखिए। हमें तो बेटा उसने कुछ भी बोला हो, ये जो क्वेश्चन है ये आय विधि का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आय विधि का क्वेश्चन है। हम आय विधि के अंदर सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम आय विधि के अंदर सबसे पहले जो है NDP एट FC निकालते हैं। ठीक है, तो NDP एट FC जो है हम जब इसके अंदर लेंगे तो क्या क्या चीज़ें जोड़ते हैं बेटा। कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितना दे रखा है 2000, तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक 2000 दे रखा है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक जोड़ देंगे जो भी दे रखा है 2000, तो 2000 जो है यहाँ पे जोड़ देंगे। उसके बाद जो है ये आ गया 2000। उसके बाद है बेटा किराया 400, ब्याज 600, 1000, लाभ 700, 1700 आ गया बेटा। रॉयल्टी है नहीं इसके अंदर। ठीक है, मिश्रित आय भी नहीं है। ये बेटा 3700 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये निकाल लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है GDP एट FC निकालना है और मेरे पास NDP एट FC है बेटा। तो सब कुछ ओके है। मेरे को क्या करना है यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है बस बेटा ये प्लस करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3700 प्लस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का यहाँ बेटा आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है बेटा यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको जो है देखिए क्या क्या दे रखा है। सकल घरेलू अचल पूंजी निर्माण, ठीक है, एक तो ये दे रखा है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अचल वर्ड सकल के साथ है तो 1050 प्लस 50 यहाँ फॉर्मूला लगेगा डेप्रिसिएशन का, ये वाला 1050 प्लस 50 माइनस नेवल वाला कितना है 1000, डेप्रिसिएशन वाला देख लीजिएगा आंसर आ जाएगा बेटा 3700 प्लस ये हो गया 1100, ये हो गया 100, तो 3800 आ जाएगा बेटा आपका आंसर पहले वाले पार्ट का 3800। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगाए बेटा, यहाँ पे सारे बता रखे हैं देख लेना। जिसके साथ भी स्थिर वर्ड होता है अचल वर्ड होता है वही लगाते हैं। अब है बेटा NFIA निकलता है से माइनस को। उनने बोला है को वाली, इसको मैं x मान लेता हूँ बेटा, और से वाली जो है से वाली मुझे दे बेटा 20 हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये आ गया बेटा NFIA। ठीक है, तो मेरे को x की वैल्यू निकालनी है भाई, तो x की वैल्यू जो है 20 माइनस NFIA ये आ जाएगा बेटा। तो x की वैल्यू तब तक नहीं निकल सकती जब तक हमारे पास NFIA नहीं होगा। अब करेंगे बेटा NFIA इज इक्वल टू, आपको बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा कन्वर्जन के लिए एक कंपोनेंट देगा। तो कंपोनेंट क्या दे रखा है बेटा आपको, GNP एट FC दे रखा है बेटा आपको, GNP एट FC। तो इसमें से हम GDP एट FC को माइनस कर देते हैं बेटा। ठीक है, GNP FC कितना दे रखा है बेटा 3750 दे रखा है। और इस कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने अभी निकाला है बेटा 3800 GDP एट FC, और बाकी जो एक क्वेश्चन है उसमें ये नहीं होगा आपके पास, तो उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले वाले कंपोनेंट। अभी मेरे को गिवन है सीधा बेटा माइनस का 50 ये आ गया बेटा, इस माइनस के 50 को यहाँ पे प्लॉट कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 20 माइनस का 50 तो 70 जो है बेटा ये आ जाएगा आपका आंसर x इज इक्वल टू 70। और जो एक मैंने पहले दिया था क्वेश्चन वहाँ पे अगर ये नहीं होगा बेटा, तो अगर मान लो अगर यहाँ पे हमें GDP एट MP की ज़रूरत होती, तो अगर ये मेरे पास होता और मैंने फर्स्ट पार्ट में अगर GDP एट FC निकाल रहा होता तो कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं किसी से भी। आपके पास NDP एट FC भी है, GDP भी है, किसी से भी कन्वर्ट करके आ जाएगा। लेकिन यहाँ मेरे पास सीधा दे रखा था तो सीधा प्लॉट कर दिया, आंसर आ गया। तो ये हो गया बेटा आपका पूरा का पूरा ये आपका पेपर, क्या किसका क्या आंसर लिखना है। आई होप आपको जो है एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक मिनट रुकिए ज़रा, भैया 1 मिनट भाई।